दोस्तों, आज अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की। सभी ने नाम तो सुना ही होगा, जिसने केमिस्ट्री का सी भी पढ़ा है, संकरण का नाम जरूर सुना होगा। और अगर ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको आने लग जाता है, तो ये मान लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी आपको आने लग जाती है, अगर कंप्लीटली आपको हाइब्रिडाइजेशन आने लग जाता है तो। लेकिन अब यहाँ पे अपन पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था हाइब्रिडाइजेशन, क्यों जरूरत पड़ी थी अपने को हाइब्रिडाइजेशन, और कैसे वर्क करता है, की स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में अपने को बताता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पढ़ते हैं अपन। देखो, अपने इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, इससे पहले अपने एक टॉपिक पढ़ा था ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ये था। लेकिन अब अगर अपन बात करें एक CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन अणु की बात करें अपन, तो ये क्या हुआ कि जैसे अपन जानते हैं कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ही बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे जिन ऑर्बिटल्स में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे फिर जो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, 2s2 और 2p2, 2s में और 2p में। अब अपन जानते हैं कि जैसे अपने को सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने हो, तो कोई एटम सबसे ज़्यादा बॉन्ड अपने एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। जैसे एक्साइटेड स्टेट में अगर इसको मैक्सिमम अपनी बॉन्डिंग शो करनी है, तो इसके लिए जो कार्बन है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब कुछ इसी प्रकार से 2s1 और 2p3 कुछ इस प्रकार से होगा कार्बन जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और और बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, तो बॉन्ड बनाने के लिए ये जरूरी है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में ही होना चाहिए। अगर ये भी क्लॉकवाइज में हुआ और ये भी क्लॉकवाइज में हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे CH4 मॉलिक्यूल की। तो अपन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में, प्रत्येक p के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि तीनों की एनर्जी समान है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो सभी के सभी हाइड्रोजन है वो सेम है। अपने पास डिफरेंट क्या कहाँ पर है कि अपने पास 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। एक हाइड्रोजन कार्बन के 2s ऑर्बिटल से, और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के है वो बनाएगा कार्बन के 3p ऑर्बिटल से। तो होना तो कुछ इस प्रकार से चाहिए कि ये जो 3 बॉन्ड है वो एक जैसे होने चाहिए, और ये एक बॉन्ड ये अलग होना चाहिए इन तीनों से। किस मामले में? ओवरलैपिंग के मामले में। अगर ओवरलैपिंग इन तीन की अलग है, इसकी अलग है, तो मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ है वो भी अलग होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, बॉन्ड एंगल होगा वो अलग होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी इन तीनों की अलग होगी इस एक से। लेकिन हुआ क्या कि जैसे अपन पढ़ते हैं CH4 मॉलिक्यूल के बारे में, तो चारों के चारों बॉन्ड समान होते हैं। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें अपन ये देख के ये नहीं बता सकते कि ये बॉन्ड 2s और 1s की ओवरलैपिंग से बना है और ये बॉन्ड 2p और 1s की ओवरलैपिंग से बने हैं, क्योंकि ये चारों के चारों ये अपने पास आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पढ़ा कि कैसे कार्बन के अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिनके कारण जो सभी के सभी बॉन्ड हैं वो समान होने होते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि ओवरलैपिंग के हिसाब से अगर बात करें तो 2s और 1s, यहाँ पे 2p और 1s है, तो 1s अब 1s तो सेम है, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है। तो अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगी, और 2p में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि p जो जो इसमें p कैरेक्टर होने के कारण इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, ठीक है। साइज दोनों का सेम है, अगर प्रिंसिपल को अगर साइज दोनों का सेम है और केवल परसेंट सॉरी डायरेक्शनल कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो p 2p की जो ओवरलैपिंग होगी 1s के साथ वो अच्छी होगी। लेकिन अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल में चारों के चारों हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करने के लिए पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण जो चारों के चारों बॉन्ड होते हैं वो सेम होते हैं। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद में ये नहीं पता
पाया कि ऐसी क्या प्रोसेस होती है कार्बन के अंदर जिसके कारण चारों के चारों ऑर्बिटल, चारों के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो सेम होते हैं। तब कुछ समय पश्चात में पोलिंग ने एक बात कही कि मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। जब तक हाइब्रिडाइजेशन की खोज नहीं हुई थी, तब पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट दिया कि उन्होंने भी साइंटिस्ट को ये बोला कि मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जो कि हाइपोथेटिकल है, जो कि एक पूरी परिकल्पना है। परिकल्पना ये है कि जो सेंट्रल एटम है वो अपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करता है। मतलब कि जित पोलिंग ने ये बोला कि हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट है जो कि परिकल्पना है, मतलब ऐसा होता नहीं है एटम के अंदर, लेकिन मान लो अगर ऐसा कुछ हो परमाणु के अंदर, मान लो, फिर अगर आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत से आपके मसले हल हो जाएंगे। तब उन्होंने बताया कि कार्बन सॉरी जो भी अपना सेंट्रल एटम होता है, जो भी केंद्रीय परमाणु होता है, उसमें अपने ऑर्बिटल, एक ही एटम के खुद के ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे कार्बन के एटम की बात करेंगे, कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 1s का और 3p का, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इंटरमिक्स। एक नाम है इंटरमिक्स, एक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है कि दो अलग अलग एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। और जो इंटरमिक्सिंग होती है वो एक ही एटम के, खुद के एटम की, जो अलग अलग एनर्जी के एटम है उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है, वो होती है इंटरमिक्सिंग। तो उन्होंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में ये ऐसा है कि जो ऑर्बिटल होते हैं जहाँ यहाँ पे 2s और 2p है, अगर अपन बात करें कि इनकी एनर्जी की, तो दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। जैसे अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन s p d और f में जो इनकी इलेक्ट्रॉनों, अलग एक इलेक्ट्रॉन के कारण तो इनका, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इनमें जो एनर्जी होती वो सेम होती, लेकिन अलग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी रिपल्सन के कारण उन एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। तो 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो 2p से डिफरेंट होती है। अब पोलिंग ने ये बताया कि जो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो आपस में इंटरमिक्स होके वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं उतनी ही संख्या में। जैसे यहाँ पे 3 p के और 1 s के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए, फिर उनके बीच में एक प्रोसेस हुई जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। उनके बाद में जो उनके जितने भी करैक्टर थे वो सभी के सभी समान मात्रा में, उतनी ही संख्या में, पहले 4 आए थे 3+1, और बाद में भी अपने को 4 एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त हुए, जो कि सभी कंसेप्चुअल में सभी समान थे। उनके बाद में अपन ये नहीं बोल सकते कि कौन सा 2s से आया है और कौन सा 2p से आया है। सभी के अंदर जो लक्षण थे, s करेक्टर हो चाहे p करेक्टर हो, चारों के चारों के अंदर p और जो करेक्टर थे वो सभी के सभी सेम थे। अब अपन बोल सकते हैं कि कार्बन पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, इंटरमिक्स करने के बाद में चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है, तो कुछ इस प्रकार से अरेंज करता है कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम से कम हो। और यहाँ अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें जो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि इससे अगर पास में इलेक्ट्रॉन इससे पास में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन और होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि पहले जो सेंट्रल एटम है वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। फिर ये अब आएगा हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम अब उस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, उनके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो केवल और केवल सेंट्रल एटम का होता है। पूरे मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कार्बन एटम का होगा। अगर किसी और में बात करें, NH3 में बात करें, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो नाइट्रोजन एटम का होगा, NH3 अमोनिया का नहीं होगा, ठीक है। वो केवल केवल एक सेंट्रल एटम का होता है, वो अपने ऑर्बिटल्स को अरेंज करता है, अरेंज करने के बाद में जो साइड एटम थे वो आपस में आके जुड़ते हैं। तब और पोलिंग ने ये बोला कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसमें स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा उनकी एनर्जी के बीच में, वो आपस में अपने इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स वो ही होते हैं जो एक ही एटम के हो, एक ही सेंट्रल एटम के हो, वो आपस में इंटरमिक्स हो गए और अपने पूरे करेक्टर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और साथ में पूरे करेक्टर्स का और उनकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद में हाइड्रोजन एटम उनके साथ बॉन्ड बनाता है, और कितने बनाता है? उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में पहले इंटरमिक्स हुए उतनी ही संख्या में अपने को नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, और जो अपने को जो कि आइडेंटिकल शेप में होते हैं, जो कि चारों के चारों सेम हो गए, सब
कंसेप्चुअल सब तरीके से पूरे के पूरे सेम होंगे, उनका शेप, उनका साइज, उनमें सभी की सभी करैक्टर, एनर्जी सबके सब सेम होंगे और इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं और बाद में नए उतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं या नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो देखते हैं अपन एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, मैंने नीचे लिखा है, और पी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो जो पी ऑर्बिटल है वो अपनी एनर्जी कम करेगा और साथ में जो डायरेक्शनल करेक्टर है वो अपने डायरेक्शनल करेक्टर भी कम करेगा। और जो एस ऑर्बिटल है उसकी पहले से एनर्जी लोअर लोअर है, जब ये इंटरमिक्स होगा तो इसकी एनर्जी और डायरेक्शनल करेक्टर दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब पी की डायरेक्शनल करेक्टर और एनर्जी है दोनों के दोनों डाउन होंगे और एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी और जो डायरेक्शनल करेक्टर हैं दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे आपस में इंटरमिक्स करके। एस और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके नई संख्या में उतने ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो हो सकते हैं सेम सेल के हों या अलग अलग सेल के हों, मतलब उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे एक 3D एक फोरस, ये आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये थर्ड सेल का है और ये फोर्थ सेल का है, मतलब जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमिना में जो अपने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं उन वो एक ही सेल की हो, उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो हो सकता है फुल फिल्ड हो सकता है हाफ फिल्ड हो और हो सकता है वो वेकेंट हो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। बिना इलेक्ट्रॉन वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में सहयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट कि हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। एक एक्सेप्शन है वो है बेंजाइन का, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें पाई बॉन्ड बनाता है और वो हाइब्रिडाइजेशन में सहयोग होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले की। फार्मूले से पहले अपन बात करेंगे कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 की। n इज इक्वल टू 1 की क्यों बात नहीं की, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करते तो वहाँ पे केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ही ऑर्बिटल की खुद के साथ कैसी इंटरमिक्सिंग, इसके कारण अपने n इज इक्वल टू 1 नहीं लिया। क्योंकि कम से कम अगर इंटरमिक्सिंग होगी तो कम से कम दो ऑर्बिटल तो चाहिए हमको जिनके बीच में ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग हो। तो इसके लिए अपने स्टार्ट किया है n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि एक तो ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का। और p का कौन सा ऑर्बिटल, p का px ऑर्बिटल। जैसे अपने को पता है कि ये अपना होता है s ऑर्बिटल जो कि शेप में स्फेरिकल शेप में होता है, और अपना है ये है px माना अपने ये है अपनी एक्स एक्सिस ये है। तो अपन जो px ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और जब दोनों की ओवरलैपिंग होगी, दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी, तो अपन जानते हैं कि इनकी जो इंटरमिक्सिंग के बाद में जो इनसे ऑर्बिटल बनेंगे वो एक ही दिशा में होंगे, एक ही आमने सामने होंगे, मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। 180 डिग्री होने का मतलब ये है कि एक रेखीय होंगे, एक लीनियर शेप में होंगे। अब बात करते हैं n इक्वल टू 3 की। 3 की में क्या होगा कि एक तो ऑर्बिटल होगा s का और दो ऑर्बिटल होंगे p के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, दो, एक px और एक py। अगर अपन बात करें px और py की तो ये हुआ कि ये तो मान लो x डायरेक्शन में है, ये है y डायरेक्शन में, तो x और y डायरेक्शन मिला के एक बनाती है, एक प्लेन बनाती है। तो इसकी जो भी स्ट्रक्चर होगी वो प्लेनर होगी, और प्लेनर अगर तीन से मिलकर बना है, अपन जानते हैं कि 3D में जो अपने पास होता है 360 डिग्री का एंगल। तो अगर तीन ऑर्बिटल्स को अपने पास तीन ऑर्बिटल उनको अरेंज करना है तो तीनों को एक दूसरे से 120 डिग्री एक दूसरे से दूर रखेंगे ताकि उनके बीच में दूरी अधिक से अधिक हो और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कम से कम हो। तो उसमें यूज होता है एक px और एक py।
मतलब अब वो लीनियर नहीं रहा, अब वो रेखिक नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें दो डायरेक्शन आ गई, दो एक्सिस आ गई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस मिला के एक प्लेन बनाती है, मतलब दो एक्सिस मिला के एक प्लेन का निर्माण करती है। तो अपने पास n इज इक्वल टू 3 के लिए एक प्लेनर शेप होगी। अब बात करें अपन n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 में होता है एक तो s ऑर्बिटल और तीन होते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में तीन कौन कौन से, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड, मतलब p के तीन ऑर्बिटल। अब अगर बात करें अपन पी एक्स होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, पी वाई होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, और जो पी जेड होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन में होने का मतलब जो पहले प्लेनर था n इज इक्वल टू 3 के लिए, अब वो प्लेनर नहीं रहा, अब वो 3D में आ गया। अब उसको तीनों डायरेक्शन में ऑर्बिटल होंगे। तीनों डायरेक्शन में ऑर्बिटल होने का मतलब ये है कि वो अब आउट ऑफ प्लेन हो गया, वो प्लेनर नहीं रहा। अब अपन बात करते हैं n इक्वल टू 5 के लिए। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी संख्या में एक होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं संख्या में तीन, और जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं संख्या में पाँच। sp3d मतलब तीन के तीन ऑर्बिटल पी के और उसके बाद में डी का। अगर अपन sp3d की बात करें तो इसमें p के ऑर्बिटल होंगे तीनों, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और जो d होते हैं पांच ऑर्बिटल उसमें से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यूज में होगा। जैसे अपन जानते हैं कि PCl5 होता है, इसका एग्जांपल PCl5। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे इसकी। तो इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, एक ऊपर एक नीचे। ये हो गया, ये मानो कि एक्स पी एक्स और पी वाई जो कि n इक्वल टू 3 है, तो ये पी एक्स, ये पी वाई, ये एस का हो गया। एक पी जेड ऊपर होगा और एक डी जेड स्क्वायर होगा, मतलब पी जेड और डी जेड आपस में ऊपर और नीचे होंगे, और एक समतल के अंदर होंगे पी एक्स और पी वाई। कुछ इस प्रकार से मिलकर बना है n इक्वल टू 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें तीन होंगे पी के ऑर्बिटल और एक डी होगा, वो होगा डी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं n इक्वल टू 5 के लिए, तो n इज इक्वल टू 6 के लिए यहाँ पे 7 आएगा। 6 में क्या होगा कि एक एस का, तीन के तीनों पी के और डी के दो ऑर्बिटल, डी के कौन से, एक डी जेड स्क्वायर और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर n इज इक्वल टू 7 की बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3d3, तीन पी के और तीन ही डी के। डी का कौन कौन सा, एक डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक डी एक्स वाई और एक डी जेड एक्स। अब अपने बात की n इजक्वल टू 2 से लेकर n इजक्वल टू 7 तक। अब अपन बात करते हैं कि ये जो n की वैल्यू है, जो स्टीरिक कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालते कैसे। तो उस इसका अपने पास एक फॉर्मूला है, जितने ही अपने पास वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस m का मतलब है मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, जो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से, उन्हीं को अपन बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। उसको अपन ऐड करना है, और उसके बाद में ऐड करना है उस मॉलिक्यूल, उस स्पीशीज के ऊपर जो चार्ज है। अगर चार्ज प्लस का है तो यहाँ पे लगाना है माइनस, और अगर चार्ज माइनस का है तो वहाँ पे लगाना है प्लस, और भाग देना है अपने को दो का। जो वैल्यू अपने पास आएगी उसके हिसाब से अपन ये हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे अपन CH4 मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे है वी का मतलब वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी। कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है वो होता है 2s2 2p2, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, वो हुए 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस m का मतलब मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप। जो हाइड्रोजन होता है वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन से, मतलब वो मोनोवैलेंट एटम होगा। तो टोटल कितने हैं, 4। अब बात करते हैं आवेश की। उसके ऊपर CH मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो +0/2, तो बराबर हो गया 8/2, मतलब 4। और 4 के लिए अपन जानते हैं कि n=4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। इस प्रकार से अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उनकी शेप निकालेंगे, उनकी ज्योमेट्री निकालेंगे, उनकी बॉन्डिंग निकालेंगे, सब कुछ चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।